हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जेडब्ल्यू पोर्शन ऑफ चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, 2019 के क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। अप टू 2002 तक सभी क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में इफ पॉसिबल वी हैव टाइम हम 2020 के क्वेश्चन भी चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, एंड जो एक्स्ट्रा थियरीज है, मतलब जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बराबर, एंड जेडब्ल्यू की जो थियरी है वो सभी क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सम ऑफ द सीरीज, एज यू कैन सी, ये जो है उसका सम फाइंड करना है, मतलब मुझे फाइंड करना है एस एन। सो डेफिनेटली आपको भी पता है एस एन फाइंड करना हो तो सिग्मा टी आर, बराबर। अब जब भी सिग्मा टी आर फाइंड करना हो ना तो उसके दो रास्ते। वैसे हम लोग एनसीईआरटी की बुक में तो एक ही रास्ता देखा था हमने, सिग्मा में आर इक्वल टू 1 से लेके एन टी आर, बराबर। बट एक्चुअल में हम लोग को दो तरीके से सोचना होता है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके एन टी आर है या आर इक्वल टू 1 से लेके एन टी आर है, बराबर। कब 0 से लेके एन टी आर आएगा? तो जब भी इस तरह का 20C 0 से लेके 20C 20, आप देख सकते हो यहाँ पे 20C 0, 20C 1, 20C 2, 20C 3 अप टू 20C 20 है। सो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे सिग्मा को क्रिएट करूंगा तो डेफिनेटली पीछे का जो टर्म है वो 20C आर हो जाएगा, पर आर इक्वल टू डेफिनेटली 0 to n होगा, है ना। तो ये सभी पोर्शन, ये 20C 0, 20C 1, 20C 2, 20C 3 अप टू 20C 20 कैन बी जनरलाइज बाय यूजिंग दिस वन 20C r। ओके, उसके आगे मल्टीपल में क्या है? तो आगे मल्टीपल में है 2, 5, 8, 11। ये भी एक एपी है, ठीक है, ये एक एपी है। तो डेफिनेटली इस एपी को कैसे हैंडल किया जाए भाई? तो एपी के लिए जनरल टर्म बनाने की प्रोसीजर हमको पता है ना। कोई भी एपी हो उसमें जनरलाइज टर्म बनाना है तो हमको उसकी प्रोसीजर पता है, कैसे करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम जनरली सबसे पहले गैप देखते हैं बीच में। तो कितना गैप है भाई? 3 का, तो 3r लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 3 का गैप है ना, 3 का गैप है तो 3r लिखते हैं उसके लिए। फिर 3r के बाद आगे जो टर्म होता है ना, 2 के आगे टर्म कौन सा आएगा भाई? 3 के गैप में तो -1 आएगा, बराबर। तो जनरली हम -1 यहां पे लिखते हैं, बराबर। बट ये कब लिखना होता है? ये हमने एनसीईआरटी की बुक में ऐसा किया था। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा किया था। बट ये क्यों किया था? क्योंकि यहां पे r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ था। याद रखना, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हम एपी के जनरलाइज फॉर्म में आगे वाला टर्म कंसिडर कर देते हैं यहां पे। वंस अगेन यही स्टेटमेंट को वापस एक बार सुन लो। r इक्वल टू 1 से n तक जा रही है सीरीज, इस तरह से हम लोग GTR बना रहे थे, इसीलिए AP को जनरलाइज करने के लिए हम लोग 2 से आगे वाला टर्म यहां पे बाजू में लिखते थे, बराबर। अब यहां पे देखो, सॉरी, यहां पे हमको r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके जो भी सिग्मा बनेगा उसके लिए TR बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर TR बनाना हो तो AP को कैसे जनरलाइज करना है? तो वहां पे एपी को जनरलाइज करने के लिए याद रखना सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, बस चेंज किया है। तो पहले तो सिमिलर वे से हम लोग 3 के गैप की वजह से 3r लिख देते हैं, बीच बीच में गैप 3 है तो 3r लिख दिया। फिर प्लस या माइनस वॉट एवर, यहां पे जो टर्म आएगा ना वो कौन सा आएगा? वो तो ये फर्स्ट टर्म जो भी है ना वही डायरेक्ट लिख देना है। नाउ यू कैन चेक इट, 3r + 2 में r इक्वल टू 0 रखोगे देन यू विल गेट फर्स्ट टर्म, है ना। r इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है तो r इक्वल टू 0 रखने पे यू विल गेट फर्स्ट टर्म, r इक्वल टू 1 रखने पे यू विल गेट सेकंड टर्म, r इक्वल टू 2 रखने पे यू विल गेट थर्ड टर्म, 3 रखने पे फोर्थ टर्म, 4 रखने पे फिफ्थ टर्म। इट मींस व्हाट कि आगे वाला एक टर्म बन जाता है अल्टीमेटली। 0 रखने पे फर्स्ट टर्म, 1 रखने पे सेकंड टर्म। सो r इक्वल टू 0 से सीरीज आज चालू हो रही है ना, तो ये फर्स्ट टर्म जो है ना, ये यहाँ पे ये जो सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म जो है r इक्वल टू 0 की वजह से बनना चाहिए, बराबर। जैसे मगर यहाँ पे 3r + 2 रख दूं, चलो 3r + 2 मैंने यहाँ पे रख दिया 20C r के मल्टीपल में, ठीक है। 20C r इससे सेटिस्फाई होगा एंड 3r + 2 ये कोफिशिएंट जो है उससे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो एक बार चेक करने के लिए आप चेक आगे बढ़ सकते हो। कैसे? से r इक्वल टू 0 रखोगे, इसके अंदर यू विल गेट दिस वन, एज यू कैन सी r इक्वल टू 0 रखने पे ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 20C 0, ठीक है, मिल गया। फिर r इक्वल टू 1 रखने पे, r इक्वल टू 0 रखने पे ये मिला ना, r इक्वल टू 0 रखने पे, फिर r इक्वल टू 1 रखने पे क्या मिलेगा? देखो 3r + 2 मतलब r इक्वल टू 1 रखने पे 5 × 20C 1,
ठीक है, एज यू कैन सी। सो ये एक बार बनाने के बाद, टी आर क्रिएट करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेना कि भाई आपने आर इक्वल टू 0 से एन रखने के बाद ये जो भी क्रिएट किया है टी आर, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आपने ठीक बनाया। ओके, तो याद रखना सिग्मा टी आर बनाने के दो तरीके, आर इक्वल टू 0 से एन या फिर आर इक्वल टू 1 से एन तक हमको जनरली टी आर क्रिएट करना होता है। कब आर इक्वल टू 0 से लेके एन वाला टी आर क्रिएट करना है, तब जब मोस्टली 20 सी ये नीचे NC0 NC1 NC2 अप टू NCN इस तरह की पैटर्न में जब भी इक्वेशन हो ना, तो मोस्टली टी आर को इस तरह से ही एज्यूम करो। ठीक है, NC0 NC1 तो आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके n तक आपका क्रिएट करो। यहां पे n की जगह क्या है हमारा क्वेश्चन, तो आर इक्वल टू 0 से लेके 20 तक। ठीक है ना, 20 तक। ओके, तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके 20, क्या है फॉर्मूला टी आर का, 3r प्लस 2 इंटू 20cr। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक ही स्टेप बनाया है, बट उसको थोड़ा डिटेल में चेक करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपको टी आर बनाना हो तो आपकी आदत आर इक्वल टू 1 से n वाली थी, इसलिए मुझे थोड़ा वहां से हटके एक्स्ट्रा सोचने के लिए मुझे ये प्रोसीजर बतानी पड़ी कि आर इक्वल टू 0 से करना हो तो एपी को इस तरह से एज्यूम करो। ठीक है, ओके, नाउ सिग्मा 3r को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3r 20cr प्लस 2 इंटू 20cr। ठीक है, अब सिग्मा में दोनों को अलग अलग दे दिया। अब सिग्मा में जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल देता हूं, 3 इंटू सिग्मा r 20cr, और पीछे वाले को भी सिग्मा देने पे उसका भी कॉन्स्टेंट बाहर, 2 इंटू सिग्मा 20cr। ठीक है, नाउ यू कैन सी सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा का ये फॉर्मूला और सिग्मा का ये फॉर्मूला, मेरे ख्याल से सिग्मा 20cr का फॉर्मूला तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। सिग्मा NCR का फॉर्मूला अगर आपको पता ना हो तो मैं लिख दूं यहाँ पे साइड में, सिग्मा NCR इक्वल टू वेर आर इक्वल टू 0 टू n, याद हो तो 2n होता था। कैसे याद करो, यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो प्रोसीजर भी छोटी सी, क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम में देखा था। आर इक्वल टू 0 रखने पे फर्स्ट टर्म NC0, आर इक्वल टू 1 रखने पे NC1, आर इक्वल टू 2 रखने पे NC2 अप टू आर इक्वल टू n रखने पे लास्ट का टर्म NCN। एंड आपको याद है इसका फॉर्मूला NC0 NC1 NC2 अप टू NCN का फॉर्मूला है 2n। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला मिल गया। क्या होगा इसका फॉर्मूला, आर इक्वल टू 0 से लेके 20 तक रखोगे तो 20C0 20C1 20C2 अप टू 20C20 बनेगा, और उसका फॉर्मूला आगे जाके बन जाएगा क्या, ये 2 तो है ही, 2^20। ठीक है, पीछे वाले का तो फॉर्मेट सिंपल हो गया। अब यहां पे सोचना मुझे इसके लिए है। ठीक है, यहां पे क्या करूं, तो याद करो इसमें भी मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में एक मेथड दिखाई थी कि भाई सिग्मा r इंटू NCR, अगर ये दोनों जगह पे r है, ये दोनों जगह पे r है अगर, तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते थे, याद हो तो। ये n आगे भेज दो, बराबर, सिग्मा ये दोनों में फिर एक एक कम कर दो, n-1 r-1। इसका भी हमने 3-4 क्वेश्चन में यूज किया था बाइनोमियल थ्योरम में। जब भी r इंटू NCR ऐसा कोई पैटर्न आए, मतलब ये दोनों जगह इक्वल आ जाए r, बराबर, तो इस r को निकालने के लिए क्या करो, इस n को आगे भेज दो, मतलब हमने भेज दिया, देखो, फिर ये r को निकाल दिया और बचा क्या, इन दोनों में एक एक कम कर दिया, n-1 cr-1। ठीक है, मतलब अगर समझ लो ये तो सिंपल सा था। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाए कि से सिग्मा से यहाँ पे है r प्लस 2, यहाँ पे समझ लो n-7 cr प्लस 2। ठीक है, चलो, मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या करें, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-7 जो भी है उसको आगे भेज दे। ठीक है, सिग्मा, और इसको निकाल देना है और इन दोनों में एक एक कम कर देना है। ठीक है, तो सिग्मा के अंदर क्या बनेगा भाई, इसमें n-7 में एक कम करेंगे तो n-8 हो जाएगा, एंड r प्लस 2 में एक कम करेंगे तो r प्लस 1 हो जाएगा। सो लाइक दिस वी कैन इजीली रिमूव दिस r प्लस 2। ओके, तो बस ये फॉर्मूला की पैटर्न याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे भी हमको ये r रिमूव करना है,
इफ यू वांट टू रिमूव दिस r, व्हाट वी नीड टू डू, इस 20 को आगे भेज दो, सिग्मा, ये r रिमूव हो गया और इनमें दोनों में एक एक कम हो गया, तो 19cr माइनस 1, ठीक है, 19cr माइनस 1. So this is what by this way we can easily simplify this one and we can simply remove this r. Now अगेन जैसे यहाँ पे सिग्मा 20cr का फॉर्मूला 2⁻20 था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये r इक्वल टू कहाँ से चालू हुआ, 0 से लेके 20 तक है. तो आप यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो 19c, अगर r इक्वल टू 0 रखोगे तो -1 होगा, वो तो डिफाइन है नहीं, तो r इक्वल टू 0 रखना नहीं है. फिर r इक्वल टू 1 रखो, r इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 - 1 0, तो 19c 0, r इक्वल टू 1 रखने पे. फिर r इक्वल टू 2 रखने पे 19c 2 - 1 विच इज 1. ऐसे करते करते लास्ट में r इक्वल टू 20 रखने पे 19c 20 रखने पे यहाँ पे 20 - 1 विच इज 19. सो ये अल्टीमेटली 2⁻19 का फॉर्मूला ही हो गया. देखो, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले, आपको तुरंत ये देख के आइडिया आ जाना चाहिए, है ना. यहाँ पे तो आपको इतना देख के आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई 2⁻19 है. अगर डायरेक्टली आइडिया नहीं भी आ रहा है तो इसको कैलकुलेट किए बिना माइंड में इसको सोचो कि भाई r इक्वल टू 0 रखने पे डिफाइंड नहीं है, r इक्वल टू 1 रखने पे 19c 0 हो रहा है, r इक्वल टू 2 रखने पे 19c 1 हो रहा है, r इक्वल टू 3 रखने पे 19c 2 हो रहा है, मतलब 19c 0, 19c 1, 19c 2, 19c 3, और लास्ट का टर्म रखने पे 19c 19 हो रहा है. मतलब ये 2⁻19 का फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है, तो ये आपको खुद से सोचना है डायरेक्टली. तो 3 × 20 × 2⁻19 प्लस 2 × 2⁻20. ओके, क्या कॉमन मिल रहा है अभी दोनों में, तो 2⁻19 कॉमन है. क्या बचा यहाँ पे, 3 × 20 विच इज 60 प्लस यहाँ पे 2 × 2⁻19 कॉमन निकला था, तो ये तो 2 तो मैंने लिख दिया, और एक 2 यहाँ से भी निकलेगा क्योंकि 2⁻19 कॉमन निकला, तो 2 एक एक्स्ट्रा बचेगा ना. तो चलो ये हो गया इस तरह से 2⁻19 × 60 प्लस 4 दैट इज 64. सो 2⁻19 × 64 मतलब 2⁻6 होता है. सो वी कैन से आंसर इज 2⁻25. दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन वैसे लेंथी तो नहीं था, बट समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है. क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे. क्वेश्चन 2 देखते चलो. द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n सच दैट 100 लेस देन n लेस देन 200 एंड HCF of 91 and n is greater than 1. So I want all the number which are having HCF 91 with n, मतलब n ऐसे लेने हैं मुझे जिसका 91 के साथ HCF 1 से बड़ा हो. से मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, HCF of 91 and n is greater than 1. तो यहाँ पे से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का आया था, बराबर. वैसे जनरली स्टूडेंट को आइडिया नहीं आता है, बट ये इस तरह का क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ भी ले तो ये n अगर फाइंड करना हो ना, तो सोचो क्या, तो 91 को पहले फैक्टराइज कर लो, दैट इज 13 × 7. ठीक है, अब 13 7 एंड डेफिनेटली 1 एक हो सकता है उसका फैक्टर 1, बट 1 तो लेना नहीं है क्योंकि मुझे कॉमन फैक्टर में 1 से बड़े नंबर चाहिए. ठीक है, तो 13 और 7 यही दो नंबर आएंगे जो 91 के फैक्टर है. तो जो n यहाँ पे मैं लूंगा वो डेफिनेटली n की वैल्यू 13 की मल्टीपल होनी चाहिए, तभी उसका कॉमन फैक्टर उसका कॉमन फैक्टर ये बन सके, 1 से बड़ा बन सके, मतलब उसका कॉमन फैक्टर बन सके. ठीक है, अदरवाइज कॉमन फैक्टर ही नहीं बनेगा. समझ लो मैंने यहाँ पे ले लिया से 110, तो 110 मतलब 11 × 10 बराबर 11 × 10. अब 11 × 10 मतलब 11 × 10 × 11 × 5 × 2. तो यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर बनेगा नहीं. हाँ, बन सकता है, एक 1 बन सकता है, बट 1 कॉमन फैक्टर लेना नहीं है. ठीक है, तो मुझे इस तरह के नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन, जिसके अंदर 13 एटलीस्ट आ जाए या फिर 7 आ जाए. मतलब समझ लो मैं अगर n की जगह ले लूँ 104 ले लूँ, तो 104 मतलब क्या होता है भाई, याद करो, 13 8 जा 104 है. सो अल्टीमेटली 13 × 8 मतलब 222. इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 13. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 हो गया.
तो इट मीन्स व्हाट कि 13 कॉमन फैक्टर वो 1 से बड़ा है, तो मुझे ये नंबर लेना है। सो मुझे इस तरह के नंबर लेने हैं जिसमें कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 13 आ जाए या फिर 7 आ जाए, क्योंकि 1 तो ले नहीं सकते। मतलब मुझे इस तरह का नंबर लेना है अल्टीमेटली जो 13 का मल्टीपल हो या फिर 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, 13 का या फिर 7 का मल्टीपल हो, ऐसा नंबर लेना है, उसका समेशन फाइंड करना है। एंड वेयर एन शुड बी ऑलवेज 100 to 200, ऐसा मुझे एन पसंद करना है। मतलब सॉरी एन नहीं, यहां पे 13 के ले लो। एन की वैल्यू जो है वो 100 से 200 के बीच में आनी चाहिए। मतलब ये एन की वैल्यू 100 से 200 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं एस ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं 13 के मल्टीपल ढूंढ लेता हूँ। 13 के मल्टीपल मतलब 13 7 जा 91 है, तो 13 8 जा 104, पहला मल्टीपल ये होगा 13 का 100 से बड़ा। अब 104, फिर 13 का मल्टीपल दूसरा 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, फिर 130। ये मेरे ख्याल से एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ भाई 13 का, है ना। ये 13 के डिफरेंस में एक एपी मिल गई। और इसका लास्ट टर्म क्या होगा भाई, तो सोचो 200 से छोटा बट 13 का मल्टीपल, तो 13 9 जा 13 10 जा 13 11 जा 13 12 जा, ऐसे करते करते चलो से 13 15 जा ले लेता हूं मैं। 5 3 जा 15, 5 8 1 9 195, यस ओके 195, अप टू 195। 195 से जो भी बड़ा नंबर आएगा 13 का मल्टीपल, वो मेरे ख्याल से याद कर लो। चलो ये कौन सा है, फर्स्ट टर्म 13 7 जा, बराबर क्या है ये 13 7 जा, सॉरी 8 जा, 13 9 जा, और ये लास्ट में 13 15 जा है। ठीक है, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ दो। ओके, प्लस ये सभी नंबर 13 के मल्टीपल है। मतलब एन की जगह मगर ये, अगर एन की जगह में ये सभी नंबर सोचूं तो उसका कॉमन फैक्टर 13 इंटू 7 के साथ क्या आएगा 13 इटसेल्फ, बराबर। एंड दूसरे मुझे नंबर लेने हैं 7 के मल्टीपल। ठीक है, 7 के मल्टीपल लेने हैं, तो 7 का मल्टीपल और वो भी 100 से बड़ा। तो पहले तो ये 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105। ठीक है, 105, फिर 15, फिर 16 7 जा होगा 112, फिर 17 7 जा तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा अभी, नहीं 17 7 जा होगा 119। मतलब ये 7 7 के गैप में होगा। ठीक है, 7 7 के गैप में होगा। एंड लास्ट टर्म कौन सा मिलेगा भाई, तो याद करो 7 इंटू से 20 करोगे तो हो जाएगा 210, और उसमें 7 कम कर दो 203, और उसमें 7 कम कर दो 196, मतलब 196 आएगा 7 का मल्टीपल। ठीक है, चलो अब मुझे इसका एडिशन फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है ना। मैंने यहाँ पे सभी नंबर बना दिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। वंस अगेन एक बार देखो, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर यहाँ है, सच दैट n की वैल्यू 100 से 200 के बीच में है, हाँ है। एंड HCF, ये जो n है उसका 91 के साथ HCF क्या होगा, तो 1 से बड़ा होगा डेफिनेटली, है ना। अगर 104 को मैं 91 के साथ HCF करूं, 91 एंड 104 का HCF फाइंड करूं तो क्या होगा, देखो 104 एंड 91 का, तो 91 मतलब 13 इंटू 7, और ये 104 मतलब 13 इंटू 8, बराबर। तो HCF क्या मिला 13। 117 करूंगा तो 13 इंटू 9, HCF क्या मिलेगा 13। 130 में भी HCF 13 मिलेगा, बराबर। तो ये सभी नंबर 13 HCF वाले हैं एंड ये सभी नंबर 7 HCF वाले हैं। ठीक है, तो सभी का HCF 1 से बड़ा है और हमने सभी नंबर कंसिडर कर लिए जिसका HCF 1 से बड़ा हो। ठीक है, मतलब 13 या फिर 7 हो। नाउ लेट मी ऐड दिस वन। ये सभी के बीच में 13 का गैप है, मतलब ये AP है, और इस AP का समेशन का फॉर्मूला फाइंड करना है जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं पहले तो याद करो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको जनरलाइज बना लो, दैट इज TR इक्वल टू 7R, बराबर। बीच में सॉरी 13 का गैप है तो 13R, और इसके आगे कौन सा टर्म आता है भाई, डेफिनेटली 91, बराबर। 13 के गैप में 91 आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 195 ले लेता हूं मैं, बराबर। 195 मतलब लास्ट टर्म फाइंड करना है तो R की वैल्यू 195 पे मिल जाएगी। TR इक्वल टू 195 लेंगे तो R इक्वल टू जो भी मिलेगा उतने टर्म होंगे ये। ठीक है, सो 13R इक्वल टू 195 माइनस 91 कितना होता है भाई, बचेगा 104। सो R इक्वल टू 104 बाई 13 कितना होगा 13 8 जा 104,
कि 7 जा 8 जा, ओके। सो r इक्वल टू 8, बराबर। पहले में r इक्वल टू 8 आ रहा है एंड दूसरे में क्या आ रहा है भाई, देखो r इक्वल टू फटाफट से बना लेते हैं, टी आर इक्वल टू 7r प्लस इसके आगे कौन सा टर्म आएगा भाई, 96, 7 के गैप में, बराबर। दैट इज इक्वल टू 196। टी आर की वैल्यू 196 लेने पे r क्या मिलेगा वो फाइंड करना है। 7r इक्वल टू 196 माइनस 96, एक मिनट, 96 नहीं 98, सॉरी, यहाँ पे 7 के गैप में। सो 196 माइनस 98 कितना मिलेगा भाई, वो मिलेगा मुझे 98 ही मिलेगा। ओके, वेरी गुड। सो r इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 7 कितना होगा भाई, 7 1 जा एंड 7 4 जा 14। ओके, सो यहाँ पे 14 टर्म्स है और यहाँ पे 8 टर्म्स है, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, चलो। n/2 फॉर्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। अभी तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 14/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बराबर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 8/2 14 इंटू 195 प्लस 104 कितना होगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 299 प्लस यहाँ पे 7 इंटू 105 प्लस 196 कितना होगा भाई, पहले 5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 201 301। ओके, नाउ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा भाई, फाइनली 299 इंटू 4 300, 4 जा 1200, उसमें 4 कम कर दो 1196 प्लस यहाँ पे 7 3 जा 21 एंड मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 07। ओके, और इसका एडिशन हो जाएगा 6 प्लस 7 13 कैरी 1 9 प्लस 1 अगेन 0 कैरी 1 3 एंड 3। मुझे लग रहा है तब तक 3303 आंसर आना चाहिए, अगर हाँ कोई मिस्टेक नहीं है तो। ऑप्शन में है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आंसर हमारा करेक्ट हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमने एक छोटी सी एरर की है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो। यहाँ पे हमने एक छोटी सी एरर की है और वो एरर है, दोनों में कुछ नंबर कॉमन तो होंगे, मुझे लग रहा है दोनों में कुछ नंबर कॉमन होंगे और वो कॉमन नंबर दोनों जगह पे आ गए। डेफिनेटली कॉमन नंबर दोनों जगह पे तो नहीं आनी चाहिए, है ना। अब कॉमन नंबर कौन सा होगा पता है, तो जो नंबर 91 फैक्टर देगा, मतलब यहाँ पे n का मल्टीपल n की जगह पे अगर ना 13 इंटू 7 इंटू समथिंग आ जाए 2, समझ लो से 91 2 जा, मतलब यहाँ पे समझ लो n की जगह में यहाँ पे 91 है ना, तो यहाँ पे 91 2 जा कितना होगा भाई, तो 182। तो 182 दोनों में आएगा, देखो 182 इज मल्टीपल ऑफ 13 ऑल्सो एंड 182 इज मल्टीपल ऑफ 7 ऑल्सो। ये 196 के आगे 182 था और यहाँ पे भी 195 के आगे, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली आगे नहीं बट एक नंबर आगे, 2 नंबर आगे, और यहाँ पे डायरेक्टली उसके आगे 13 कम करोगे यू विल गेट 182। सो 182 दोनों पे आ गया, दोनों में आ गया, इट मीन्स मुझे एक ही बार काउंट करना है ना। 182 एक ही बार काउंट करना है, मतलब पीछे 182 सब्ट्रैक्ट करना है ना, पीछे 182 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 182 दोनों में कंसीडर हो गया, मुझे एक ही बार कंसीडर करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 182 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 182 माइनस और ये भी 182 माइनस। तो यहाँ पे 182 सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर मेरा मिल जाएगा 3303 में 182 सब्ट्रैक्ट करो, पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना होगा 3301 और उसमें 180 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 3121। ओके, दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो ये क्वेश्चन भी वैसे है सिंपल सा, देखो हमको फाइंड तो सिर्फ ऐसे नहीं करना था, पर ये जो नंबर लाने थे ना, वो नंबर लाने की प्रोसीजर थोड़ी ट्विस्टेड थी, डेफिनेटली इस कंडीशन के बेस से थी, बराबर। तो ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन याद रखना कि अगर इस तरह की कंडीशन में कोई क्वेश्चन दे दे तो अब आपको मेरे ख्याल से पता चल जाना चाहिए कि भाई मुझे n जो फाइंड करना होता है वो n क्या होना चाहिए। तो इसके पहले फैक्टर बनाओ 13 इंटू 7, मोस्टली इसी तरह के ही 2 प्राइम फैक्टर ही आएंगे, तो यहाँ पे भी 13 के फैक्टर 7 के फैक्टर, बराबर। और याद रखना ये 91 का मल्टीपल दैट इज 91 इंटू 2 दैट इज 182, बराबर। 91 के मल्टीपल, अल्टीमेटली 91 के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं, एक मल्टीपल सब, क्योंकि दोनों में 91 का सब मल्टीपल आएगा, तो 91 का मल्टीपल एक एक सब्ट्रैक्ट कर लो,
बराबर 182 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया। समझ लो बाई चांस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 200 100 से लेके 300 होता है तो 91 का दूसरा मल्टीपल एक 91 इंटू 1 दैट इज 2 दैट इज 182, फिर 91 इंटू 3 जो भी नंबर आता वो भी एक नंबर 2 बार, वो नंबर भी यहाँ पे दोनों जगह पे आ जाता तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करना होता। बराबर, मतलब 91 के मल्टीपल्स मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं अल्टीमेटली। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं कि 13 के मल्टीपल डालो, 7 के मल्टीपल डालो एंड 91 के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, वो ये जो हो गई वो कॉमन एक पॉसिबिलिटी हो गई। 13 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल एंड 91 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कॉमन प्रोसीजर। मतलब इस तरह से आपको ये एसएन बनाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं। चलो, द सम ऑफ सिग्मा के इक्वल टू 1 to 20 के इंटू 1/2 k इज इक्वल टू व्हाट। मतलब यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मेट डायरेक्टली दिया है, बट ऐसा फॉर्मेट दिया है जो आपको डायरेक्टली पसंद भी ना आए, मतलब आपके पास उसके लिए फॉर्मूला ही नहीं है ना। अगर बाई चांस फॉर्मूला होता तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लेते, बट फॉर्मूला किसके लिए है भाई मेरे पास, तो सिग्मा के लिए, मतलब सिग्मा आर के लिए अल्टीमेटली। यहाँ पे के इक्वल टू 1 to n है तो सिग्मा के लिए है, फिर सिग्मा के स्क्वायर के लिए है, सिग्मा के क्यूब के लिए है। बराबर, ये सब के लिए आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्टली, मैंने बताया था। और मैंने ऐसा भी बताया था कि इसके सिवा किसी के लिए फॉर्मूला की डायरेक्ट जरूरत है नहीं। बराबर, तो मतलब ऐसा है तो फॉर्मूला होता है, समझ लो NCR, तो इसका भी फॉर्मूला है R इक्वल टू 0 से लेके n, तो इसका भी फॉर्मूला है से 2n। बट जिसका फॉर्मूला है वो पैटर्न आपको पता है, नया कोई फॉर्मूला है नहीं। तो अगर नया कुछ आ रहा है मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसीजर अलग से लगेगी। बराबर, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसीजर लगेगी वो देखते चलो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेता हूँ ये एक्चुअल में है क्या। Sn इक्वल टू, बराबर Sn मैं n के फॉर्म में बना लेता हूँ। चलो सब कुछ, Sn इक्वल टू क्या है भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल k इक्वल टू 1 रखने पे फर्स्ट टर्म मिलेगा 1 इंटू 1/2, फिर 2 रखने पे 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, फिर 3 इंटू 1/2⁻3, फिर 4 इंटू 1/2⁻4 प्लस 5 इंटू 1/2⁻5, सो लाइक दिस अप टू n इंटू 1/2n लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने लायक चीज क्या है भाई, तो 1 2 3 4 ये सभी AP में है ना, और ये जो है वो सभी GP में है। देखो अल्टीमेटली 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2⁻4 1/2⁻5 टू 1/2n ये सभी GP में है। ठीक है, अब याद करो हमने स्टार्टिंग में बताया था, हमने एक सीरीज बताई थी स्टार्टिंग में APGP, AP मिक्स विद GP, उसको मैंने बताया था नाम AGP, है ना, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अल्टीमेटली। मतलब ये तो ये कॉमन दोनों की मिक्स सीरीज है। एरिथमेटिको प्रोग्रेशन, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, मिक्स सीरीज है ये, मिक्स, जिसमें एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों के टर्म मल्टीप्लाई हो रहे भाई। देखो मतलब ये एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों के टर्म इसमें है, दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब भी इस तरह का कोई टर्म आए, जब भी इस तरह की कोई सीरीज आए Sn में, तो उसको हम AGP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AGP। याद करो मैंने यहाँ पे बताया था, ये AP स्टार्टिंग में NCERT में, GP ये लेक्चर 2 में मैंने बताया था सब कुछ। NCERT के पोर्शन में APGP था। HP मैंने बताया था कि आपको JEE में सिखाएंगे, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा HP में क्या करना है। AGP भी मैंने बोला था JEE में करवाएंगे, तो AGP का पोर्शन आ गया देखो यहाँ पे। फिर मिसलिनियस JEE के जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन है, मतलब जैसे मिसलिनियस में मैंने क्या बोल दिया कि कोई भी अलग तरह की कोई भी सीरीज आ गई तो उसको हम अलग से जो भी प्रोसीजर लग जाए वो लगा के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, बराबर, ये इसके क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं AGP के, और कभी कभार HP के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। बराबर, तो HP का तो छोटा सा 1-2 कंसेप्ट ही है, वो याद रह जाएगा तो पता चल जाएगा आंसर कैसे लाना है। बट इसके लिए एक प्रोसीजर याद रखनी है। क्या करना है, प्रोसीजर याद रखनी है। तो मैं चलो फटाफट से वो प्रोसीजर दिखा देता हूं। अब प्रोसीजर क्या है, से ये Sn है, बराबर Sn, तो वापस Sn लिखो। याद करो हमने एक आध क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई टर्म, अगर टर्म के बीच का डिफरेंस AP में है, ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस AP में है, से फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस समझ लो 10 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 14 है, फिर यहाँ पे डिफरेंस 16 है, तो 12 10 12 14 16 वो अगर AP में है तो हम एक मेथड यूज कर रहे थे, याद हो तो, कि Sn में से Sn को ही सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे छोटा सा चेंज है, जब एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक का मिक्सचर हो
तब भी वही करना है, बट एक्स्ट्रा क्या चेंज करना है, तो यहां पे हमको जीपी के टर्म में से पहले आर ढूंढो। तो जीपी के टर्म में से आर क्या मिलेगा भाई, देखो तो जीपी के टर्म में से आर मिल जाएगा मुझे यहां पे डेफिनेटली T2 by T1 यू विल फाइंड 1/2 स्क्वायर बाय 1/2 यू विल गेट 1/2, ठीक है 1/2। तो जीपी के टर्म में से आर मिल गया पहले, तो क्या करो वापस पहले ये सीरीज लिखो, पहले ये सीरीज लिख लो वापस, एंड फिर इसी सीरीज को 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है पूरी सीरीज को, ठीक है मतलब 1/2 SN सबको 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और स्टार्टिंग में एक जगह खाली रखो, जैसे मैंने वहां पे बताया था वैसे ही एक जगह खाली रखो, एंड देन 1/2 सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे इसको 1/2 मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, ये 1 × 1/2 स्क्वायर, ठीक है। इसको 1/2 मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, तो 2 × 1/2 मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 1/2 क्यूब। तो नोटिस करने लायक चीज ये होगी, देखो ऊपर जो भी टर्म होगा ना जीपी का, वही टर्म नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/2 क्यूब है तो यहाँ पे 1/2 क्यूब हो गया। बस फर्क क्या होगा कि एपी में 3 है तो यहाँ पे 2 है एपी का टर्म, यहाँ पे 2 है तो एपी का टर्म 1 हो गया। बस यही फर्क होगा और वही मुझे चाहिए था, ठीक है। अगेन इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 3 × 1/2⁴। तो आप देख सकते हो 2⁴ वाला टर्म यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 × 1/2⁵ अप टू इसके आगे कौन सा टर्म होगा भाई, तो डेफिनेटली n-1 होगा, बराबर। और ये 1/2n हो जाएगा। फिर ये इसमें n × 1/2n+1 लाइक दिस, ओके। अब जैसे वहां पे किया था वैसे ही सबट्रैक्ट कर लो सब कुछ, बराबर। जहां जहां पे प्लस है वहां पे सभी जगह माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा देखो SN माइनस 1/2 SN मतलब SN/2, ठीक है, इक्वल टू ये 1 × 1/2 -0 मतलब अल्टीमेटली 1 × 1/2। ये डायरेक्टली 1/2 लिखो तो भी चल जाएगा, प्लस, ठीक है। ये फर्स्ट का टर्म खत्म। फिर यहां पे 2 × 1/2 स्क्वायर माइनस 1 × 1/2 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 2 - 1 × 1/2 स्क्वायर होगा ना। सो अल्टीमेटली 1 × 1/2 स्क्वायर आप डायरेक्टली लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो और 1/2 स्क्वायर को कॉमन लिख लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 - 2 है ना, 3 - 2 तो हो जाएगा अगेन 1 × 1/2 क्यूब, 1 × 1/2 क्यूब। अब तो आपको 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है बार बार, 1/2 क्यूब है, उसके बाद 1/2⁴ है, उसके बाद 1/2⁵ है, अप टू यहाँ पे भी आप देखो n and n-1 को सब्ट्रैक्ट करोगे अगेन यू विल गेट 1 × 1/2n, बराबर। यहां पे ब्रैकेट खत्म करो, स्टार्टिंग में यहां से ब्रैकेट चालू करो, ठीक है। प्लस और ये टर्म लास्ट में माइनस n × 1/2n+1, ओके। नाउ एज यू कैन सी अब फायदा क्या हुआ, देखो यहां पे जो टर्म दिख रहा है ये सब कुछ, ये तो 1 आपको दिखने के लिए है, दिखाने के लिए, मतलब पहले था इसलिए। अब ये जो बन रहा है ना वो जीपी बन गया, देखो ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये जीपी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। और बाय चांस यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी मैं साथ में ले लूँ ना तो भी जीपी रहता है, तो उसको भी साथ में कंसिडर कर ले। बाय चांस कभी ना भी रहे, बराबर, तो अगर फर्स्ट टर्म भी साथ में जीपी में है, जीपी के साथ में है, मतलब ये फर्स्ट टर्म T 1/2 फिर 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, मतलब ये सभी टर्म जीपी में आ गए ऑटोमेटिकली, बराबर। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, पावर जो है उसका टर्म बोल सकते हैं, बराबर। 1/2⁴ मतलब फर्स्ट टर्म, 1/2 स्क्वायर सेकंड टर्म, 1/2 क्यूब थर्ड टर्म, तो वैसे 1/2n वो nth टर्म हो गया, ठीक है। तो इस सीरीज का अगेन समेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो यहाँ पे SN - SN/2 मतलब SN/2, मतलब एलसीएम लेके करोगे तो 2 यहाँ पे लेके जाओ क्रॉस में, 2SN - SN दैट इज सिंपली SN/2। फिर यहाँ पे ये जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, तो फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2 इंटू, वैसे ये जो जीपी है उसका आर क्या है 1/2, तो फॉर्मूला में लगा दूंगा 1 - r⁴n वाला डिवाइड बाय 1 - 1/2, ठीक है। चलो माइनस ये जो भी लास्ट में लिखा है उसको लिख देते हैं n/2n+1, ठीक है, ओके। चलो नाउ ये 1/2
ये 1/2 है बराबर, और ये भी 1/2 बनेगा, ये दोनों 1/2 कैंसिल, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, Sn/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज टू n माइनस n/2 रेज टू n प्लस 1, लाइक दिस। सो बस ये 2 को मैं यहाँ पे भेज दूँ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये बन जाएगा Sn इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 रेज टू n माइनस n/2 रेज टू n प्लस 1। अब जो भी फाइंड करना हो, मुझे फाइंड करना है S20, है ना, S20, ये 1 से लेके 20 तक है, तो मतलब S20 फाइंड करना है। सो लेट मी पुट n इक्वल टू 20, यहाँ पे S20 रख दो, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2 रेज टू 20 माइनस 20/2 रेज टू 21, ठीक है। चलो अब मुझे आंसर जो लाना है वो कैसा लेना है, इस तरह का लाना है ना, 1 माइनस 2 माइनस इस तरह का है, तो यहाँ पे ठीक है। चलो अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, 2 माइनस, फिर ये हो जाएगा 2/2 रेज टू 20, मतलब 1/2 रेज टू 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/2 रेज टू 20, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डायरेक्टली मैंने नीचे डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, बराबर। और यहाँ पे देखो ये 220 है ना, उसको मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 10, तो अगेन ये 2 भी कैंसिल यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू 19, ओके। नाउ यू कैन सी इन दोनों में 2 रेज टू 19 कॉमन निकाल लो मैं, ठीक है। तो क्या बचेगा देखो, 1/2 रेज टू 19 कॉमन बचा क्या, तो पहले टर्म में सिर्फ 1 बचा, बराबर, माइनस भी कॉमन निकाल लिया, सिर्फ 1 बचा, प्लस दूसरे टर्म में माइनस कॉमन निकाल लिया इसलिए प्लस, दूसरे टर्म में क्या बचा, 10 बचा, ठीक है। चलो तो ये फाइनली आंसर बन गया 2 माइनस 11/2 रेज टू 19, दैट इज व्हाट आवर आंसर, 2 माइनस 11/2 रेज टू 19, विच इज ऑप्शन ए। क्लियर। अगेन ये क्वेश्चन की प्रोसीजर मैंने आपको पहली बार है इसलिए बता दी, अब थोड़ा कैलकुलेशन हम फास्ट ही करेंगे आगे जब भी क्वेश्चन आएगा एजीपी का, तो बराबर याद रखना प्रोसीजर क्या है। तो पहले जो भी सीरीज है उसमें एपी के टर्म कौन से है, जीपी के टर्म कौन से है, वो पहले आइडेंटिफाई करो, फिर जीपी के टर्म में से आर फाइंड कर लो, उस आर को मल्टीप्लाई करके, है ना, पहले अगेन सीरीज लिख लो एज इट इज, एंड आर को मल्टीप्लाई करके फिर वापस सीरीज लिखो, आर को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तब आगे 0 रख के फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब मल्टीप्लाई करते एक एक स्टेप आगे लिखते जाओ, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट जीपी, बराबर, यहाँ पे जीपी मिल जाएगी, ये जो भी है परफेक्टली सभी जो टर्म है वो एग्जैक्टली लिखना है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन परफेक्टली करके फिर आगे बढ़ते जाओगे, देन डेफिनेटली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ जीपी, स्लोली सिंप्लीफाई करते करते आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते चलो। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, से एक ट्राइंगल बना लेते चलो, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, मतलब समझ लो मैं यहाँ पे कैपिटल ABC ले लूँ, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पे से कौन सा दिख रहा है, जो सबसे बड़ी साइड होगी ना, से समझ लो ये सबसे बड़ी साइड है, तो ये सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है मुझे A, ओके। फिर समझ लो ये B है, स्मॉल कैपिटल B के सामने कैपिटल स्मॉल b डेफिनेटली, और ये एंगल कैपिटल A होता है, उसके सामने की साइड क्या स्मॉल A होती है, एंड ये C एंगल के सामने उसकी सामने की साइड C, बराबर। तो ये जो ABC है तीनों AP में दिए हैं, यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन AP, तो ABC AP में है, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन है सबसे ग्रेटेस्ट एंगल, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है तब तक A सबसे बड़ा है, बराबर, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सच दैट A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ऐसा कुछ होगा, बराबर। A B और बड़ा, B उससे छोटा और C उससे भी छोटा, आप देख रहे हो A सबसे बड़ा है, उससे छोटा B है, उससे छोटा C है, इस तरह की हमने पैटर्न सोची है यहाँ पे। और बेस्ड ऑन दैट सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो डेफिनेटली कैपिटल A, बराबर, कैपिटल A एंगल, कैपिटल A सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा B और उससे छोटा होगा C, ओके। तो डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, A, तो ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, तो A इज इक्वल टू 2 टाइम्स C, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट,
ओके, तो चलो ये डेटा भी हो गया खत्म। नाउ मतलब a इक्वल टू 2c हो गया, ठीक है, a इक्वल टू 2c हो गया और ये b है। चलो, और दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, कैपिटल A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है भाई, पाई। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है, पाई। A की जगह में 2c रख लो, 2c प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो b की वैल्यू क्या होगी, देखो पाई माइनस 3c, है ना, पाई माइनस 3c। सो नाउ फ्रॉम दिस थ्री कैलकुलेशन में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि भाई एंगल्स आर, कौन कौन से एंगल बन सकते हैं भाई, तो एक तो 2c, a इक्वल टू 2c, बराबर। एंगल कौन कौन से मिले, a इक्वल टू 2c, फिर b इक्वल टू पाई माइनस 3c एंड c इक्वल टू c। मतलब तीनों एंगल मैंने c के फॉर्म में बना लिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े। तो a की वैल्यू 2c है, b की वैल्यू पाई माइनस 3c है एंड c की वैल्यू c है। सभी को c के फॉर्म में बना लिए। नाउ abc ap में है, ठीक है, abc ap में है, वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, डेफिनेटली एबीसी एपी में है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, अब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर दी लेंथ, और मेरे पास एक फॉर्मूला भी है, आपको याद हो तो वो फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिया था, इफ साइन रूल, अगर आपको याद हो तो साइन रूल, ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू 2r, वेर आर इज सर्कम रेडियस, बराबर। वैसे आपको अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है क्या है एग्जैक्टली आर, बट आर एक कांस्टेंट है। सो ए की वैल्यू क्या मिल गई, देखो 2r साइन ए, बी की वैल्यू 2r साइन बी, सी की वैल्यू 2r साइन सी। लेट मी पुट ओवर हियर 2 इंटू 2r साइन बी इक्वल टू 2r साइन ए प्लस 2r साइन सी। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो 2r सभी में कैंसिल, तो क्या बचा, वी आर लेफ्ट विथ 2 साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी, बराबर। इसीलिए मैंने यहां पे एबीसी की वैल्यू सी के फॉर्म में बनाई ताकि यहां पे कैलकुलेशन इजी पड़े। अब मैं सबको सी के फॉर्म में लिख लो, तो बी की वैल्यू क्या है भाई, पाई माइनस 3c, तो 2 टाइम्स साइन पाई माइनस 3c इक्वल टू साइन ए मतलब क्या होगा 3c एंड साइन सी को एज इट इज रहने देता हूं, चलो ठीक है। चलो, तो ये पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन पाई माइनस थीटा, याद करो सर्कल में पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 3c इक्वल टू, ओके नहीं यहां पे 2c आएगा ना, 2c सॉरी, साइन 2c प्लस साइन सी, है ना। a इक्वल टू 2c है भाई, बोल मत जाना, a इक्वल टू क्या है 2c है, ठीक है। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन। साइन सी का फॉर्मूला क्या है भाई, 3 साइन सी माइनस 4 साइन क्यूब सी इक्वल टू 2 साइन सी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी। ओके, यहां पे मैं साइन सी कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा भाई, 2 साइन सी इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर सी इक्वल टू, यहां पे भी मैं साइन सी कॉमन निकाल लो तो साइन सी इंटू 2 cos c प्लस 1। ओके, दोनों साइड से मैं साइन सी कैंसिल कर लेता हूं एंड डेफिनेटली साइन सी इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन सी इक्वल टू, हाँ साइन सी इक्वल टू 0 एक आंसर बना सकते हो, जब भी कैंसिल करोगे तो आप आंसर बना सकते हो साइन सी इक्वल टू 0, फिर आगे जाके जो बचा उसको लिख लो, दैट इज 2 इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर सी। जनरली ऐसे लिख सकते हो आप लोग, बराबर, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन सी इक्वल टू 0 होगा तो सी इक्वल टू क्या होगा 0, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर सी इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्राइंगल ही नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी एंगल 0 होगा तो ट्राइंगल मिलेगा नहीं। सो साइन सी इक्वल टू 0 कैंसिल करके साइन सी इक्वल टू 0 अलग से एक पॉसिबिलिटी बना के देख ली, बट डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं है, तो कैंसिल करके जो बाकी बची वो पॉसिबिलिटी से आगे बढ़ते चलो। यहाँ पे मेरे पास साइन एंड कॉस के फॉर्म में एक फॉर्मूला हो गया, लेट मी कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, ताकि ये कॉस के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक मिल जाए, है ना। सो नाउ 2 3 जा 6 माइनस 8 साइन स्क्वायर को लिख देता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस 1। तो ये हो गया कॉस सी के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉस सी की जगह थोड़ी देर के लिए मैं टी लिख लेता हूं, ठीक है। 6 माइनस 8 प्लस 8 टी स्क्वायर इक्वल टू 2t प्लस 1। सो फाइनली ये हो गया 8t स्क्वायर माइनस 2t
ठीक है, 8t स्क्वायर माइनस 2t, फिर 6 माइनस 8 हो जाएगा -2 -1 -3 आई थिंक। ओके, नाउ एज यू कैन सी 8 एंड 3 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है भाई 24। ठीक है 24, सो 8 3 जा 24 विच इज वी कैन गेट बाय 6 4 जा बराबर, और ये 6 एंड 4 का सब्ट्रैक्शन 2 हो जाता है बराबर। -2 लाने के लिए मैं आगे माइनस मतलब -6 + 4 लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया देखो t -6 इंटू टी +4, और ये 8 जो है उसको डिवाइड कर देते हैं नीचे, आपको याद होगी ये प्रोसीजर, और 8 मल्टीप्लाई भी करते हैं, वैसे उसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। सो फाइनली t इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 6/8 मतलब 3/4, और t इक्वल टू -1/2, t मतलब cos c, तो cos c की वैल्यू मुझे मिली 3/4 या फिर cos c की वैल्यू मुझे मिली -1/2। ठीक है, तो नाउ लेट मी टेक cos c इक्वल टू 3/4 हियर। वैसे मेरे ख्याल से ये पॉसिबल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो अगर cos c नेगेटिव होगा तो c नेगेटिव c की वैल्यू क्या होगी, c डेफिनेटली ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos c नेगेटिव कब आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, तो c डेफिनेटली बिलोंग्स टू क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब c की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट होगी तो समझ लो c अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो a कहां पे होगा भाई, देखो 2 टाइम्स c, समझ लो c की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ले ली, समझ लो 120 डिग्री से कोई भी एक एंगल ले लेते, तो a हो जाएगा 120 इंटू 2 240। तो क्या ट्राइंगल में इतने बड़े एंगल पॉसिबल है, नहीं है। इट मीन्स व्हाट कि cos c की वैल्यू नेगेटिव वैसे पॉसिबल है नहीं, तो इससे तो आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाउ cos c इक्वल टू 3/4 लेके देखते हैं, ताकि cos c की वैल्यू 3/4 है तो डेफिनेटली c पॉजिटिव होगा, वो सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मुझे क्या चाहिए भाई यहाँ पे लेंथ का रेशियो चाहिए, देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स, मतलब a:b:c फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है a:b:c फाइंड करना है, मतलब abc का रेशियो फाइंड करना है। डेफिनेटली abc का रेशियो फाइंड करना है तो मैं वहां से ही स्टार्ट करता हूं, चलो बराबर। a की वैल्यू क्या है भाई 2r sin a is to 2r sin b is to 2r sin c। ओके, जो कॉमन है डेफिनेटली उसको हम निकालते जाएंगे, 2r डेफिनेटली रेशियो में तो सभी कुछ निकल सकता है, कैंसिल हो सकता है। सो वी आर लेफ्ट विद sin a is to sin b is to sin c। sin a को मैं सबको c के फॉर्म में लिखना है ना, तो sin a को मैं लिख सकता हूं sin 2c, है ना, sin 2c, क्योंकि a की वैल्यू 2c है, b की वैल्यू π-3c है, तो sin 2c, फिर यहां पे sin π-3c, और यहां पे होगा sin c। ठीक है, sin 2c मतलब 2 sin c cos c इक्वल टू sin π-θ मतलब sin 3θ मतलब sin 3c। ओके, इक्वल नहीं, रेशियो है बराबर, ये सभी रेशियो है, इज टू sin c। ये sin 3c की वैल्यू क्या होगी देखो, बाकी सब कुछ एज इट इज। sin 3c की वैल्यू है 3 sin c - 4 sin क्यूब c बराबर, ये आपको पता है sin 3c की वैल्यू है, उसका फॉर्मूला है। और उसमें से मैं क्या कर देता हूं sin c कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बना ये 3 - 4 sin स्क्वायर c इज टू sin c। अगेन एज यू कैन सी sin c तीनों में है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। सो अगेन वी आर लेफ्ट विथ 2 cos c। अब cos c की वैल्यू रख दो, cos c की वैल्यू 3/4, तो यहां पे 3/4, फिर यहां पे 3 - 4 sin स्क्वायर c की वैल्यू क्या होगी, तो cos c अगर 3/4 है तो याद करो cos c से हम sin c फाइंड कर सकते हैं। 3 है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, 3 cos की वैल्यू, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 है 4 है तो ये अंडर रूट ऑफ ये 16 - 9, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो sin c की वैल्यू हो गई 7 √7/3, sin c की वैल्यू हो गई √7/3, तो sin स्क्वायर c की वैल्यू होगी √7/3 ना, √7 का स्क्वायर दैट इज 7 एंड 3 का स्क्वायर विच इज 9। ठीक है, तो sin स्क्वायर c हो जाएगा क्या √7
दैट उसका स्क्वायर 7 बाई डेफिनेटली 16, सॉरी 4 है, यहाँ पे नीचे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 16 आएगा, सॉरी क्या होगा ये 16, ठीक है, इस टू 1, पीछे क्या बचा 1, चलो ये 3 टू जा 6/4, इसको 6/4 लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 कैंसिल कर लेता हूँ, चलो फिर 4 3 जा 12 माइनस 7 बराबर, 4 3 जा 12 माइनस 7 क्या होगा 5/4, और इसको मैं 1 को 4/4 लिख लेता हूं ताकि नीचे से भी अगेन मैं एक साथ में 4 कैंसिल कर सकूं रेशियो को। सो फाइनली मेरा आंसर बन गया 6:5:4 बराबर। अब ऑप्शन देखते हैं, चलो 6:5:4 तो कहां पे है, ये 6/4 नहीं है, ये भी नहीं है, 5:6:7 नहीं है, 4:5:6 रेशियो हो या फिर 6/4 हो, दोनों सेम ही होता है ना। 6:5:4 रेशियो बस उल्टा लिखा है और कुछ नहीं है बराबर। तो ये हो गया आंसर 6:5:4, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा लेंथी था बराबर, और इक्वेशन थोड़ा ट्विस्टेड था डेफिनेटली, ओके। और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, चलो आप ट्राई करो, डेफिनेटली इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बट आप कोशिश करो, अगर हो सकते हैं तो आपसे एक आध दो क्वेश्चन भी हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब आपको एनी हाउ क्वेश्चन की वैरायटी देखने को मिल जाएगी, आपका दिमाग खुल जाएगा भी, हाँ कैसे सॉल्व करने होते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और ये क्वेश्चन 10, ठीक है। इतने क्वेश्चन ट्राई करो, इसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।